हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं, पाठकों, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया उपन्यास परिणीता का भाग 3 में कहानी सुनेंगे। 2 भागों में कहानी हम सुन चुके हैं। पहले हमने सुना और जाना कि शेखर और ललिता परिणीता उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। दोनों बचपन के मित्र हैं और अब युवा हो चुके हैं। शेखर का घर ललिता के घर से बिल्कुल लगा हुआ है और उसका बचपन से आना जाना है। शेखर की माँ भी अपनी बेटी की तरह मानती हैं और शेखर बचपन से ही उसका बहुत ख्याल रखता था, पढ़ाता था उसको। खास लगाव दोनों में होता है, लेकिन युवा होते होते प्रेम का भाव उसमें कब बदल गया वो पता ही नहीं चलता है। ललिता का उसके घर आना जाना बहुत है। उसकी माँ का छोटा मोटा काम वही कराती हैं। मामा के घर में रहती है। मामा की 5वीं पुत्री उत्पन्न हुई है जिससे वो बहुत चिंतित हैं और ललिता का विवाह करना चाहते हैं। विवाह के योग्य है, इसलिए वो शेखर से भी कहते हैं कि विवाह के लिए कोई वर हो तो अच्छा सा बताना। शेखर हाँ कह के चला जाता है और ऐसे ही दिन चल रहे थे तो सामने का घर एक और होता है जिसमें ललिता का आना जाना बहुत था। उसमें एक युवक आ जाता है ग्रीन नाम का, अपनी बहन के घर। और ललिता उनके यहाँ बहुत जाती थी, ताश खेलती थी, क्योंकि वहाँ उसकी मित्र रहती थी, दोस्त चारू। किंतु अब वो जब जाती है तो शेखर को बुरा लगता है, क्योंकि वहाँ ग्रीन है और वो ललिता को नाराज होता है और पूछता है कि वहाँ कौन कौन उसके साथ ताश खेलता है। ये बात ललिता को समझ में नहीं आती, एकाएक ऐसे हो जाती, क्योंकि शेखर हमेशा नाराज होता था पर इस तरह से नहीं। उसको बड़ा बुरा लगता है कि वो वहाँ क्यों गई। और बहुत बुलाने पर भी, चारूबाला नाम होता है चारू का, और चारूबाला की माँ का नाम मनोरमा होता है, तो मनोरमा ने बहुत बुलाया। इधर ग्रीन भी जो ललिता थी उसकी सौंदर्य से, उसकी सादगी से, उसकी व्यवहार से बहुत आकर्षित होता है और इसलिए वो बार बार मिलना चाहता है और अपनी बहन से कहता है कि उसे बुलाए, ताश खेलेंगे हम लोग। 3 में ताश नहीं होगा, 4 में ही होगा। बहाना करता रहता है। तो चलिए आगे की कहानी हम लेखक के शब्दों में सुनते हैं। इस मोहल्ले में एक बड़ा बूढ़ा भिखारी बीच बीच में भीख मांगने आया करता था। उस पर ललिता की बड़ी दया थी। आने पर वह उसे 1 रुपया दिया करती थी। रुपया पाकर वह ऐसे अपूर्व एवं असंभव आशीर्वाद दिया करता था कि ललिता को बड़ा अच्छा लगता। वह कहता कि ललिता पूर्व जन्म में उसकी माँ थी और उसे पहली बार देखते ही उसने न जाने कैसे पहचान लिया था। वह बूढ़ा पुत्र आज तड़के ही दरवाजे पर आकर पुकारने लगा, मेरी माँ, मेरी जननी, कहाँ हो? आज संतान की पुकार सुनकर ललिता चिंता में पड़ गई। सोचने लगी इस समय शेखर कमरे में होगा, तब वह रुपया लेने कैसे जाए। इधर उधर देखकर वह मामी के पास गई। मामी अभी अभी मेहरी से कहा सुनी होने के बाद खीज में भरी हुई रसोई बनाने बैठी ही थी, इसलिए उनसे कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। वो लौट आई। उसने झाँक कर देखा कि दरवाजे पर लाठी के सहारे भिखारी मज़े से बैठा हुआ है। इससे पहले ललिता ने उसे कभी निराश नहीं किया था। आज खाली हाथ लौटा देने को उसका मन तैयार नहीं होता। भिखारी ने फिर पुकार लगाई। अन्ना कली ने दौड़ी आकर खबर दी, दीदी तुम्हारा वही लड़का आया है।
ललिता बोली, काली मेरी अच्छी बहन, एक काम तो कर दे, मेरे हाथ खाली नहीं है, तू जरा दौड़ कर शेखर दादा से 1 रुपया ला दे। काली दौड़ती हुई चली गई। थोड़ी देर बाद दौड़ती हुई आकर उसने ललिता के हाथ पर 1 रुपया रख दिया और बोली, ये लो। ललिता ने पूछा, शेखर दादा क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, मुझे चपकन की जेब से रुपया निकाल लेने को कहा, मैं रुपया निकाल कर ले आई। ललिता ने रुपया देकर भिखारी को विदा कर दिया, किंतु और दिनों की तरह खड़ी होकर उसकी लच्छेदार बातें न सुन सकी। अच्छा ही न लगा। इधर कई दिनों से उन लोगों का ताश का अड्डा पूरे जोर से चल रहा था। आज दोपहर को ललिता वहां नहीं गई। सिर दर्द कर रहा था कहकर सो रही। आज सचमुच उसका मन भारी और खराब हो गया था। तीसरे पहर अन्ना कली के पास बुलाकर उसने पूछा, अच्छा काली, तू अपना सबक सुनाने क्या अब शेखर दादा के पास नहीं जाती? काली ने सिर हिलाकर कहा, हाँ जाती तो हूँ। क्या शेखर दादा मेरे बारे में कुछ नहीं पूछते? नहीं। हाँ हाँ, परसों पूछ रहे थे कि तुम दोपहर को ताश खेलने जाती कि नहीं। ललिता ने घबरा कर पूछा, तो तूने क्या कहा? काली बोली, तुम दोपहर में चारू दीदी के घर ताश खेलने जाती हो, यही कह दिया। शेखर दादा बोले, कौन कौन खेलता है? मैंने पूछा, तुम और सहेली की माँ, चारू दीदी और उनके मामा। अच्छा, तुम ज़्यादा अच्छा खेलती हो, दीदी या चारू दीदी के मामा अच्छा खेलते हैं? मनोरमा मौसी तो कहती हैं कि तुम अच्छा खेलती हो, है ना? ललिता उसकी बात का जवाब न देकर सहसा खींचकर बोली, तुझे ये सब कहने की क्या जरूरत थी? सभी बातों में तू अपनी हाँकती रहती है। जा, मैं तुझे कभी ना कुछ दूंगी। इतना कहकर गुस्सा होकर चली गई। काली बेचारी हक्का बक्का होकर रह गई। सहसा ललिता का भाव क्यों बदल गया, इसे वह बिल्कुल ही समझ ना सकी। मनोरमा का ताश खेलना 2 दिन से बंद। ललिता नहीं आती। मनोरमा को पहले से ही संदेह था कि गिरीन्द्र उसकी ओर आकृष्ट हो गया है। उसका वह संदेह आज और भी दृढ़ हो गया। इन 2 दिनों में गिरीन्द्र न जाने कितनी उत्सुक और अनमना हो गया। तीसरे पहर घूमने नहीं जाता, बार बार घर के अंदर आकर इधर उधर किया करता। आज दोपहर में आकर बोला, दीदी क्या आज भी खेलना होगा? मनोरमा ने कहा, कैसे होगा गिरीन्द्र, आदमी कहाँ है? न हो हम 3 ही जने खेलें। गिरीन्द्र ने निरुत्साह होकर कहा, 3 जनों में कहीं खेल होता है दीदी? उस घर की ललिता को एक बार बुला भेजो ना। वह नहीं आएगी। गिरीन्द्र ने उदास होकर पूछा, क्यों नहीं आएगी? जान पड़ता है उसे घर के लोगों ने मना कर दिया है। क्यों? मनोरमा ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, उसके मामा मामी ऐसे आदमी नहीं है, वो स्वयं ही नहीं आती। गिरीन्द्र सहसा खुश होकर बोला, ऐसा है तो तुम्हारे एक बार जाने से ही वह चली आएगी। बात कह तो दी, पर कहते ही वह मन ही मन बड़ा अप्रतिभ हो उठा था। मनोरमा हंस पड़ी। अच्छा, जाती हूँ कहकर चली गई और थोड़ी देर बाद ललिता को पकड़कर ताश के खेल में बैठा दिया। 2 दिन से खेल नहीं हुआ था, आज थोड़ी ही देर में खूब जम गया। ललिता की पार्टी जीतती जाती थी। 2 घंटे बाद सहसा काली आकर खड़ी होकर बोली, दीदी शेखर दादा ने तुरंत बुलाया है। ललिता का मुंह पीला पड़ गया। ताश बांटना बंद करके पूछा, शेखर दादा क्या ऑफिस नहीं गए? क्या जानूँ, चले आए हैं कहकर गर्दन हिलाकर वो चली गई। ललिता ने ताश रखकर मनोरमा की मुंह की ओर देखती हुई कुंठित भाव से कहा, जाती हूँ मौसी। मनोरमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये क्या बात है, और 2 हाथ तो खेल लो। ललिता घबरा कर उठी और बोली, नहीं मौसी, वह बहुत नाराज हो जाएंगे। इतना कहकर तेजी से चली गई। गिरीन ने प्रश्न किया, शेखर दादा कौन है दीदी? मनोरमा ने कहा, या तो सामने फाटक दिखाई देता है, इसी बड़ी हवेली में रहते हैं। गिरीन ने गर्दन हिलाकर, अच्छा, वह मकान जान पड़ता है, नवीन बाबू उनके कोई आदमी है? मनोरमा लड़की के मुंह की ओर देखकर जरा हंसी, फिर बोली, आदमी कैसे? ललिता के मामा की झोपड़ी तक तो वह बूढ़ा हड़प लेने को ताक में है। गिरीन विस्मित होकर देखता रह गया। तब मनोरमा कहने लगी, कैसे पिछले साल रुपए के अभाव में
गुरुचरण बाबू की मझली लड़की का विवाह रुक गया था। बाद में असंभव शोध पर नवीन राय ने रुपया देकर घर रेहन रखवा दिया। वह रुपया तो कभी चुकेगा नहीं और अंत में मकान नवीन राय के पास चला जाएगा। मनोरमा ने पूरी कहानी सुनाकर अंत में अपना मंतव्य प्रकट करते हुए कहा, बूढ़े की आंतरिक इच्छा यह है कि गुरुचरण का यह घर गिराकर उसी जगह छोटे लड़के शेखर के लिए एक बड़ा भवन बनवा दे, जिससे दोनों लड़कों के लिए 2 अलग अलग मकान हो जाए। बात बुरी तो नहीं है? इतिहास सुनकर गिरीन को कष्ट होने लगा। पूछा, अच्छा दीदी, गुरुचरण बाबू के और भी तो लड़कियां हैं, उनका विवाह कैसे करेंगे? मनोरमा ने पूछा, अपनी तो है ही, पर इनके अलावा ललिता भी है, उसके माता पिता नहीं है, संपूर्ण भार इसी गरीब के ऊपर है। सयानी हो गई है, इस साल ब्याह किए बिना काम नहीं चलेगा। उसके समाज में तो कोई मदद करने वाला है नहीं और जाति से निकालने के लिए सभी तैयार रहते हैं। हम लोग अच्छे हैं गिरीन। गिरीन चुप रहा, किंतु मनोरमा कहती हुई उस दिन ललिता की बात लेकर उसकी मामी मेरे पास रो पड़ी कि कैसे क्या होगा, कुछ ठीक नहीं है। उसकी चिंता में गुरुचरण बाबू के पेट में अन्न नहीं जाता। हाँ गिरीन, क्या मुंगेर में तेरे कोई ऐसे बंधु बांधव नहीं है जो केवल लड़की देखकर विवाह करने को तैयार हो? ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। गिरीन ने उदासी के साथ मीठी हंसी हंसकर कहा, बंधु बांधव मैं कहाँ पाऊंगा दीदी? हाँ, रुपए से मैं मदद कर सकता हूँ। गिरीन के पिता ने डॉक्टरी से खूब रुपया कमाया था और उसके लिए बहुत रुपया जमीन जायदाद छोड़ गए थे। उन सब का एक वही मालिक था। मनोरमा ने पूछा, रुपए तुम उधार दोगे? उधार क्या दूंगा दीदी? इच्छा हो तो चुका देंगे, ना हो तो ना चुकाएंगे। मनोरमा को आश्चर्य हुआ। बोले, रुपया देने से तुझे क्या लाभ होगा? वह लोग हमारे आदमी भी नहीं है, हमारे समाज के आदमी भी नहीं है। ऐसी हालत में कौन किसे रुपया देगा? गिरीन अपनी बहन की मुंह की ओर देखकर हंसने लगा। फिर बोला, अपने समाज के भले ही ना हो, बंगाली तो हैं, उन्हें अत्यंत अभाव है और मेरे पास बहुत है। तुम एक बार कहो ना दीदी, वह अगर लेने को राजी हो तो मैं देने को तैयार हूँ। ललिता उनकी भी कोई नहीं है, हम लोगों की भी कोई नहीं है, ना होगा तो उसके विवाह का सारा खर्च मैं कर दूंगा। उसकी बात सुनकर मनोरमा को कोई विशेष संतोष न हुआ। यह ठीक है कि इसमें कोई हानि लाभ नहीं है, किंतु इतना रुपया एक आदमी द्वारा दूसरे को देते हुए प्रसन्न रहकर देखने वाली स्त्रियां इस संसार में कमी होती हैं। इतनी देर तक चारू सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। वह हमारे खुशी के उछल पड़ी, बोली, यही करो मामा, मैं मौसी से कह आती हूँ। उसकी माँ ने धमका कर कहा, तो ठहर चारू, बच्चों को बड़ों की बातों में न पड़ना चाहिए। कहना होगा तो मैं ही कहूँगी। गिरीन ने कहा, यही करो दीदी। परसों सड़क पर खड़े खड़े मेरी गुरचरण बाबू से यूं ही बातचीत हुई थी। बातचीत से तो मालूम हुआ कि बड़े ही सरल आदमी हैं। तुम्हारी क्या राय है? मनोरमा ने कहा, मैं भी तो यही कहती हूँ, सभी ऐसे ही कहते हैं। वे पति पत्नी दोनों ही बड़े सीधे साधे आदमी हैं, इसीलिए तो इतना दुख होता है गिरीन। ऐसे आदमियों को शायद घर द्वार छोड़कर निराश होना पड़े। इसका सबूत तो तुमने देखा नहीं गिरीन कि शेखर बाबू बुला रहे हैं। इतना कहते ही ललिता कैसी जल्दी उठकर भाग खड़ी हुई। घर के सभी लोग मानो उन लोगों के हाथ बिक गए हैं, किंतु वे चाहें कितनी ही खुशामद क्यों न करें, जो चीज़ एक बार नवीन राय के हाथ में जा पड़ी है वह कभी मुक्त होगी, ऐसा विश्वास नहीं करता। गिरीन ने पूछा, तब उनसे कहोगी तो दीदी? अच्छा, पूछ देखूंगी। तेरे देने से यदि उपकार होता है तो अच्छा ही है। इतना कहकर वह कुछ हंसकर बोली, अच्छा, तुझे ही इतनी छटपटी क्यों गिरीन? छटपटी और क्या है दीदी, दुख कष्ट में एक दूसरे की सहायता करनी पड़ती है। कहकर हंसते हुए लज्जित मुख के साथ वो चला गया। दरवाजे के बाहर जाकर फिर लौट आया और बैठ गया। उसकी दीदी ने पूछा, तू तो लौट फिर आया, बैठ गया? गिरीन ने हंसते हुए कहा, तुमने तो रुदन भरी कथा सुनाई है, उसमें दीदी शायद सब कुछ सत्य नहीं है। मनोरमा ने विस्मित होकर कहा, क्यों? गिरीन कहने लगा, उनकी ललिता जिस तरह रुपए खर्च करती है वह तो गरीब दुखिया की तरह नहीं है दीदी। उस दिन हम थिएटर देखने गए थे, वह खुद नहीं गई थी, तब भी 10 रुपये उसने बहन के हाथ भेज दिए थे। चारू से पूछ लो ना कि जिस तरह वह खर्च करती है
उसे देखते 20-25 रुपए से कम तो उसका अपना खर्चा नहीं होगा। मनोरमा का विश्वास नहीं हुआ। चारू बोली, सच्ची बात है माँ, ये सब रुपए शेखर बाबू देते हैं। कुछ आज की बात नहीं, बचपन से ही मेरी सहेली शेखर बाबू की अलमारी खोलकर रुपए निकाल लाती है, कोई कुछ नहीं कहता। मनोरमा ने लड़कियों को देखकर संदिग्ध भाव से पूछा, रुपए लाती है, यह शेखर बाबू जानते हैं? चारू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ जानते हैं, उनके सामने ही तो चाबी खोलकर निकाल लाती है। गए महीने अन्ना कली के गुड्डे के ब्याह में जो इतना खर्चा हुआ था, उसे किसने दिया? सब उसने ही तो दिया था। मनोरमा ने सोचकर कहा, क्या जाने, किंतु यह बात भी ठीक है, बूढ़े बाप की तरह लड़के चमार नहीं हैं। सबको अपनी माँ का स्वभाव मिला है, इसीलिए उनमें दया धर्म है। इसके सिवा ललिता लड़की भी बहुत अच्छी है, बचपन से ही शेखर के साथ साथ घूमती फिरती रहती है, उसे दादा कहकर पुकारती है, इसीलिए सभी उसे प्यार करते हैं। हाँ चारू, तू तो जाया आया करती है, क्या इसी माघ महीने में शेखर का विवाह होने वाला है? सुनती हूँ बूढ़े को बहुत रुपए मिलने वाले हैं। चारू ने कहा, हाँ माँ, इसी माघ महीने में होगा, सब कुछ ठीक हो चुका है।